वेलकम टू माय चैनल। मेरी उर्दू क्लासेस में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम आप लोगों के लिए जो आपकी 12th क्लास की जो उर्दू की बुक है उसका मैं चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी मुकम्मल तफसीलात, पूरी मालूमात के साथ लेकर आए हैं। पूरे चैप्टर को एक एक टुकड़े में कर कर के हम आपको समझाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि जो आपका चैप्टर 1 है वो है नज़ीर अहमद की कहानी खाका। जी आप लोग को बस पता होगा क्या है। नज़ीर अहमद की कहानी जो है चैप्टर 1 है, ये खाका है और इसके जो मुसन्निफ़ है वो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इसके मुसन्निफ़ है और ये उर्दू का सबसे पहला मशहूर व मारूफ खाका है। इस खाका जैसा उर्दू में कोई खाका आज तक ना ही लिखा गया है और ना ही शायद आगे भी कोई खाका लिखे तो इस तक पहुंच पाए। जितनी शोहरत इसको मिली है उस खाके को किसी खाके को मिल पाए। तो सबसे पहली बात समझ गए कि ये चैप्टर 1 का जो नाम है वो नज़ीर अहमद की कहानी है, ये खाका है, इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब आपको जैसे कि पता है कि आपकी उर्दू की बुक में, पूरी बुक में जो है मुसन्निफ़ और उर्दू के जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ रह चुके हैं उनके बारे में बताया गया है और उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन अफसाना निगार है, कौन कौन खाका निगार है, कौन शायर है, ये सारी मालूमात उसमें दी गई है। तो ये जो आपको हम अभी बताने वाले हैं नज़ीर अहमद की कहानी, तो हम इसके मुसन्निफ़ के बारे में भी बात करेंगे और नज़ीर अहमद की कहानी में जो कहानी है, पूरा खाका है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कितने करैक्टर हैं और उनका करैक्टर का क्या क्या रोल है। चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब के बारे में कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब एक जाने माने गुज़रे ज़माने के बहुत बड़े मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ रह चुके हैं और उनका जो सबसे पहला खाका है वो नज़ीर अहमद की कहानी। जी हाँ, नज़ीर अहमद की कहानी उर्दू का सबसे पहले मशहूर व मारूफ खाका है, लेकिन उसका मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब का ये सबसे पहला लिखा हुआ खाका है। उसके मुसन्निफ़ कौन है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फ़रतुल्लाह बेग साहब उर्दू के सबसे पहले खाका निगार हैं। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब उर्दू के सबसे पहले खाका निगार। उसके जो खाका का नाम है, उनके खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। पैदाइश उनकी है 1883। यहाँ आप देख सकते हैं पैदाइश उनकी 1883 लोगों के मुताबिक। जी हाँ, ये पैदाइश उनकी 1883 जो है लोगों के मुताबिक, और उनकी जो रियल मतलब कि उनकी ज़बानी जो सच है, जो सही है, वो है 1885। तो यही चीज़ सही मानी जाती है। जी हाँ, ये जो है पैदाइश 1885, ये जो है वो सही है, ये लोगों के मुताबिक है। लोगों के मुताबिक कहीं कहीं बात जो है वो हम सही नहीं मानते और ना ही किताब ने इनको सही माना है। जो उनकी ज़बानी है 1885 पैदाइश उनकी, उसको ही सही माना गया। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? 27 अप्रैल 1947 में। सॉरी, कब हुआ? तो इंतकाल उनका 27 अप्रैल 1947 में साल के चौथे मंथ में हुआ, 4 अप्रैल 1947 ईस्वी में। जी हाँ, याद रखिएगा, इंतकाल उनका समझ गए 1885 पैदाइश और इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में। जाए पैदाइश, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, उनके जो दादा जान थे, सभी लोग, पूरा ख़ानदान उनका दिल्ली में रहता था। पहले वो लोग बदख्शां रहते थे, वहाँ से वो उनके दादा जान तरके वतन करके आ गए, छोड़ करके कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए, शाह आलम सानी के ज़माने में। यहाँ लिखा हुआ है फरत साहब के दादा बदख्शां से तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, शाह आलम सानी के ज़माने में कहाँ आए? हिंदुस्तान आ गए, तरके वतन करके। पहले बदख्शां रहते थे, उसके बाद कहाँ गए? फ़रतुल्लाह साहब के दादा शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए। जी हाँ, कौन आ गए? फ़रतुल्लाह साहब के दादा मिर्ज़ा अफजल बेग, उनके दादा का नाम था। अब आते हैं कि पैदाइश कहाँ हुई उनकी। तो वो लोग हिंदुस्तान में दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में मोहल्ला चूड़ी दालान, दिल्ली मोहल्ला, कौन सा मोहल्ला था दिल्ली में? चूड़ी दालान। दिल्ली में रहते थे वो लोग, बदख्शां से जब करके वतन करके आए थे हिंदुस्तान, तो और दिल्ली में ही मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब की पैदाइश हुई 1885 में। उसके बाद हमारे दादा का नाम क्या था? मिर्ज़ा अफजल बेग। तो इतना समझ गए कि फ़रतुल्लाह साहब के जो दादा जान थे मिर्ज़ा अफजल बेग, बदख्शां से करके वतन करके हिंदुस्तान आए थे शाह आलम सानी के ज़माने में। ठीक है, दादा का नाम था मिर्ज़ा अफजल बेग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दादा का नाम था मिर्ज़ा अफजल बेग।
वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम था, याद रखिएगा, दादा का नाम अफजल बेग था और वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। तो वालिदा का क्या नाम था, तो वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहाँ बेगम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम था, वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था और फूफी जान थी उनकी, उनका नाम था हुस्न जहाँ बेगम, जिन्होंने फरतुल्लाह साहब को गोद लिया था और अपने बच्चों की तरह पाला था। क्योंकि फरतुल्लाह साहब की जो वालिदा थी वो जब छोटे ही थे तो गुजर गई थी, इंतकाल हो गया था उनकी वालिदा का। तो उनको जो गोद ली वो कौन थी, वो फूफी जान थी उनकी। कौन थी फूफी जान, का नाम क्या था, हुस्न जहाँ बेगम। जी हाँ, याद रखिएगा, हुस्न जहाँ बेगम उनकी फूफी जान का नाम था। यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है दादा का नाम, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, फूफी का नाम, शादी। अब आते हैं कि हर इंसान की शादी होती है, तो शादी उनकी किससे हुई थी, शादी उनकी जो हुई थी वो चचा की बेटी से हुई थी। उनकी 2 शादी हुई थी, पहले याद रखिएगा, उनकी 2 शादी हुई थी और वो चचा की बेटी थी नसीमा सुल्ताना से हुई थी। किससे हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है नसीमा सुल्ताना शादी। और कब हुई थी, अगस्त 1908 में उनकी शादी हुई थी नसीमा सुल्ताना से, चचा जान की बेटी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं शादी नसीमा सुल्ताना से अगस्त 1908। दूसरी शादी नसीमा सुल्ताना की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई थी। दोनों शादी हुई थी तो दोनों बहनें थी जो इनकी वाइफ थी दोनों, और दोनों कौन थी, दोनों चचा की बेटी थी। जी हाँ, याद रखिएगा, उनकी जो हमीदा सुल्ताना से नसीमा सुल्ताना की बहन थी, तो जाहिर सी बात है जो चचा की बेटी से शादी हुई, दोनों शादी चचा की बेटी से ही हुई थी और दोनों बहनें थी। पहली वाइफ का इंतकाल हो गया, तब उनके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, किससे, हमीदा सुल्ताना से, नसीमा सुल्ताना की बहन से। ये हो गई बातें। अब आते हैं फरतुल्लाह साहब के। हर इंसान जब पैदा होता है, छोटा होता है, फिर थोड़ा हल्का हल्का बड़ा होता है, तो उनकी जो है वो तालीम, एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी जो स्टार्टिंग स्टडी थी, जो उनकी शुरुआत जो थी तालीम की, वो कहाँ से थी, तो जब वो छोटे थे ना, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, कहाँ, वहाँ दिल्ली में, दिल्ली के मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक मस्जिद था, उन्हीं में वो कलाम पाक पढ़ने जाया करते थे मौलाना कमरुद्दीन साहब से। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि ये समझ गए आप कि दूसरी शादी और दूसरी शादी कब किससे हुई, पहली शादी किससे हुई और किसकी बेटी से हुई। और अब आते हैं कि ये एजुकेशन की बात पर, हम तालीम उनकी जो है वो कहाँ हुई। तो इब्तदाई तालीम उनकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में हुई, मौलाना कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ने जाते थे। उसके बाद आते इंटर। उसके बाद उन्होंने जब बड़े हो गए थोड़ा, तो वो अब दाखिला हुआ उनका कब, 1901 में दाखिला हुआ 1901 में। और उसके बाद इंटर उन्होंने किया 1903 ईस्वी में। जी हाँ, 1903 ईस्वी में इंटर किया, कहाँ से, हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज में उनका दाखिला हुआ 1901 में, और 1903 में उन्होंने इंटर किया हिंदू कॉलेज से, याद रखिएगा। और कौन से कॉलेज में, हिंदू कॉलेज। अब आते हैं कि इंटर के बाद उन्होंने बीए भी किया, लेकिन बीए हिंदू कॉलेज से नहीं किया, बीए उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया। जी हाँ, कहाँ से किया, जहाँ से उन्होंने एमए भी किया। एमए और बीए दोनों एक ही कॉलेज से किया। यहाँ पर आप लिखा हुआ है बीए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एमए ऑल्सो, यानी कि एमए भी जो उन्होंने वहाँ से ही किया। एमए भी कहाँ से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए और एमए किया। हिंदू कॉलेज से उन्होंने इंटर किया 1903 में। उनका एडमिशन कब हुआ, 1901 में, हिंदू कॉलेज में। ये हो गई बातें। अब आते हैं कि हर इंसान जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है ना, तो वो तलाशो मुआश, यानी कि चाहता है कि अब उसे जॉब हो जाए, उन्हें नौकरी हो जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। वो एक मुसन्निफ थे, लेकिन ज़रूरत उनको भी थी पोस्ट की। उन्होंने जो पढ़ाई की थी उनके अकॉर्डिंग जो डिग्री थी, तो उनकी भी चाहत थी कि वो जॉब करें, वो नौकरी करें, और अपने मतलब कि अपनी ज़िंदगी को मतलब गुजारा करने के लिए हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। और वो इंसान जॉब करता है अपनी पढ़ाई के बाद, सोचता है कि उसे कोई अच्छी सी एक जॉब मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई मुकम्मल करते उन्होंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था जुडिशियल का 1910 में। किस लिए, क्योंकि वो हाई कोर्ट के ऑफिसर बनना चाहते थे। तो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, जुडिशियल इम्तिहान पास किया था 1910 में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1910 में। और उसके बाद जब एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो 1939 में वो हाई कोर्ट के ऑफिसर बन गए। कब, 1939 में। कब, हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, यानी अफसर बने वो, अफसर। उसके बाद हो गई बात, जब वो अफसर बन गए
यहाँ हो गई बातें। अब आते हैं कि अब वो यहाँ पर जॉब उनको लग गई, लेकिन फिर भी वो हैदराबाद आए थे तलाशे मौश की। तलाशे मौश कहते हैं रिस्क की तलाश में, जॉब की तलाश में, नौकरियों की तलाश में। तो यहाँ से उन्होंने वो हैदराबाद गए, तो हैदराबाद में उनकी एक अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी के एक स्कूल में अंग्रेजी के मौलिम बनाए गए। हाई यहाँ पर देख सकते हैं तलाशी मौश में हैदराबाद आए और अंग्रेजी के मौलिम, मेंटर, मेंटर जानते हैं पढ़ाने वाले को जो कहते हैं, मतलब टीचर से उनका थोड़ा लेवल हाई होता है। मेंटर कहा जाता है मौलिम को, मेंटर एकदम मौलिम बने हैदराबाद में, अंग्रेजी के टीचर बने एक स्कूल में। कहाँ? हैदराबाद के एक स्कूल में मौलिम के टीचर भी बने थे। चलिए दो ओहदा मिला, एक पोस्ट मिला हाई कोर्ट में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का, और दूसरे वो टीचर थे कहाँ? हैदराबाद के एक स्कूल में अंग्रेजी के टीचर थे। मिर्जा फरतुल्ला बेग क्या बात है कि नज़ीर अहमद की कहानी कब शाये हुई, कब उनको जो है वो पब्लिश्ड हुआ, कब उनको शाये किया गया? तो चलिए अब बताते हैं। 1923 जुलाई 1923 में कब हुआ ये शाये हुआ? तबा हुआ, तबा कहते हैं शाये होना, पब्लिश जब हो जाती कोई चीज़ प्रिंट होकर के छप करके और वो आम हो जाती है, मतलब कि पब्लिक तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो वो चीज़ें जो पहुंची कब? जुलाई 1927 में शाये तबाह हुआ और पब्लिश हो गई। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग साहब ने सिर्फ खाका नहीं लिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नज़ीर अहमद की कहानी शुमारा, ये वाला आप देख सकते हैं। 1927 जुलाई 1927 में तबाह हुआ। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग ने क्या क्या लिखा यहाँ पर देख सकते हैं। मज़ामीन निगार थे, इंशा निगार थे, शायर, खाका निगार, अदीब निगार। मज़ामीन निगार थे, इंशा निगार थे और शायर, खाका निगार, अदीब निगार। उनके जो एक मज़ामीन है उन्होंने किस नाम से लिखा था? मज़ामीन फ़रहत, मज़ामीन फ़रहत के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरतुल्ला बेग, मज़ामीन निगार, इंशा निगार, शायर, खाका निगार, अदीब निगार, ये बातें हो गई। मज़ामीन कौन से नाम से क्या आया था? मज़ामीन फ़रहत के नाम से उनका मशहूर एक मज़ामीन है। फ़रहत के दादा, यहाँ पर हमने उस टाइम आपको बता दिया, फ़रहत के दादा बदख्शा से तरके वतन करके शाह आलमजानी के ज़माने में हिंदुस्तान है। अब आते हैं कि हर इंसान की लाइफ का जो डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उसके बाद छोटे से बड़े होते हैं, फिर उनकी पढ़ाई होती है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, मैरिज डिपार्टमेंट अलग होता है। उसके बाद उनकी जो ये शख्सियत होती है वो किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए मशहूर मारूफ होती है, वो किस चीज़ में फेमस होते हैं, उनका भी एक डिपार्टमेंट होता है हर इंसान का, है ना। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट इनका होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया कंप्लीट कि कहाँ तक एजुकेशन की मतलब कि हासिल किए थे, उनकी डिग्रियाँ क्या थी। इब्तदाई तालीम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में मौलाना कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ते थे। 1903 में हिंदू कॉलेज में दाखिला, 1903 से हिंदू कॉलेज से इंटर किए। 1901 में एडमिशन हुआ। बीए किया उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से और एमए भी किया। जुडिशल इम्तहान 1910 में पास किए और 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बनाए गए। तलाशी माश में हैदराबाद आए और वहाँ उन्होंने अंग्रेजी के एक मेंटर बनाए गए, अंग्रेजी के टीचर थे वो हैदराबाद के एक स्कूल में। नज़ीर अहमद की कहानी कब शाये हुई, छापा गया ये, मतलब कि ये जो शाये हुआ, तबाह हुआ जुलाई 1927 में। इन्होंने क्या क्या लिखा? मज़ामीन लिखा, अदीबों पर भी कलम बन गया। एक अदीब निगार थे, खाका निगार थे, मज़ामीन निगार थे और शायर भी थे मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग साहब। लेकिन इनकी जो शोहरत का असल दारोमदार है, जो शोहरत की बुलंदी पर इनको पहुंचा दिया ना, वो क्या था? इनका अपना लिखा हुआ खाका, जो कि उर्दू का सबसे पहला और बेमिसाल खाका माना जाता है, मशहूर मारूफ नज़ीर अहमद की कहानी, जो इन्होंने अपने उस्ताद पर लिखा, अपने उस्ताद की शख्सियत पर लिखा, उनसे इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ। ये बात हो गई। अब आते हैं कि मशहूर मारूफ नज़ीर अहमद की कहानी में क्या क्या किरदार है, कौन कौन से। ये अब बात आप याद रखिएगा कि उनमें 5 जो है वो 5 कैरेक्टर हैं उन कहानी में, जो रोल अदा किया है 5 लोगों ने अदा किया है। एक नज़ीर अहमद साहब है, उनके उस्ताद मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग साहब, दूसरे मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग साहब है, तीसरे उनके जो क्लासमेट हैं मिस्टर रज़ा, चौथे मियाँ दानी जो उनके फ्रेंड होते हैं, जो हिंदू कॉलेज में वो लोग साथ पढ़ते हैं, मियाँ दानी और मिस्टर रज़ा क्लासमेट होते हैं और मियाँ दानी कौन होते हैं? मियाँ दानी होते हैं ये फ्रेंड होते हैं, दोस्त, ठीक है। और एक जो है बी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वॉचमैन रहती है कहाँ? उनके घर में, नज़ीर अहमद साहब के उनके घर में, उर्दू में भी चमाड़ी कहा जाता है, वैसे ये आजकल के ज़माने में वॉचमैन होती है, दरवाजे पर रहती है। इतना समझ गए? कैरेक्टर कितने हैं? 5। एक नज़ीर अहमद साहब, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग साहब, उसके बाद है मियाँ दानी है, मिस्टर रज़ा है, ठीक है, ओके। उसके बाद है, अब आते हैं कि ये सब क्या करते थे। तो दरअसल फरतुल्ला बेग साहब की तालीम जारी थी,
लेकिन उन्हें उर्दू सीखने का बड़ा शौक था, शेर व शायरी का बड़ा शौक था। तो पूछते पूछाते एक दिन पता चला कि नज़ीर अहमद साहब, नज़ीर अहमद नाम के एक उस्ताद रहते जो पढ़ाते हैं। तो ये लोग साढ़े 11 बजे तक कॉलेज से आ जाते थे, तो मुताला वताला करते थे और खाना वाना खाते थे। फिर एक दिन आए जब कॉलेज से, तो वो पूछते पूछाते गए नज़ीर अहमद साहब के घर गए। उसके बाद अपने उस्ताद से मिले। वहाँ उन्होंने पहले दिन जब मिले तो पढ़ाई भी की। मिस्टर किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड मियाँ दानी के साथ हो गई। फिर उन्होंने पहले दिन ही पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये याद नहीं था इनको फरतुल्लाह साहब को। लेकिन जब हिंदू कॉलेज में गए तो जो क्लासमेट थे मिस्टर रज़ा, इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे अपने उस्ताद की कि भाई उनके दिलों में भी गुदगुदी उठी कि भाई हम भी जाएंगे पढ़ने के लिए अपने उस्ताद से, हमें पढ़ना ही है अब उनसे। अब वो भी दूसरे दिन ये आदम के कहाँ नज़ीर अहमद साहब के मिस्टर रज़ा इनके क्लासमेट जो मिर्ज़ा फरतुल्लाह साहब के क्लासमेट थे। उसके बाद जब नज़ीर अहमद साहब इन लोग को पढ़ाते थे तो ये जो है ये फरतुल्लाह साहब की एराब की गलती, ज़बर ज़ेर पेश की गलती करते थे, ठीक है। और सरफो नाव कमज़ोर थी, यानी कि लफ्ज़ों का तो जोड़ तोड़ कहाँ पर लफ्ज़ों को की जो अदायगी होती है, प्रोनाउंसिएशन, वो जो है थोड़ी सी कमज़ोर थी इनकी। और जो है इनकी एराब की गलती, ज़बर ज़ेर पेश नहीं रहता था तो उनको लफ्ज़ पढ़ने में जो सेंटेंसेस होते थे वो पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती थी। नज़म को पढ़ने में बहुत दिक्कत करते थे, एराब की गलती करते थे। और सरफो नाव मियाँ दानी नज़म जब होता था उनको नसर बना देते, यानी नज़म जो होता है ना, नज़म का जो शेर होता है उसको थोड़ी अदा में पढ़ते हैं, थोड़े अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी अदायगी भी अच्छी होनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल कहानियों की तरह पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते बीच में चुप हो जाते थे, जिस पर बहुत गुस्सा करते थे नज़ीर अहमद साहब। उसके बाद मिस्टर रज़ा जब पहले दिन गए तो उन्होंने कहा पढ़ो। जब पढ़े तो उन्होंने क्या किया, मतलब शेर का गला ही घोट डाला। शेर को उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, नसर बना दिया। मतलब ऐसे पढ़े, इतना गलतियाँ की, पढ़ने में इतनी गलती की कि उसी टाइम कहा कि भाई तुम ना कल से जो है काली जान के यहाँ हो आओ, वहाँ तुम्हारा जो है वो शेर व शायरी ठीक हो जाएगा, वहीं से पढ़ कर आओ, ठीक है। वहाँ से पढ़कर आओगे तो थोड़ा सा काली जान एक मतलब वहाँ जो है ऐसा माहौल होता था काली जान के पास शेर शायरी का, तो इसलिए कहा मिस्टर रज़ा तुम वहीं से होकर चले आओ। फिर वो इतना शर्मिंदा हुए, इतने शर्मिंदा हुए कि मिस्टर रज़ा दोबारा से उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया अपने उस्ताद को। लेकिन मियाँ दानी और वो जो थे फरतुल्लाह साहब के अंदर इतना ज़्यादा जज्बा था, शौक़ था शेर शायरी सीखने का, और उनके अंदर कि उनके उस्ताद बहुत डांटते थे, उनको बहुत बोलते थे कि तुम यहाँ से जाओ जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन तो उन्होंने किताब को डायरेक्ट लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कहा कि अगर भगा रहे हैं तो जाएंगे, लेकिन फिर चले आएंगे। उसके बाद दोनों आपस में बात करते थे, मियाँ दानी और मिस्टर फरतुल्लाह साहब के, नहीं हम दोनों नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, टस मस ना होंगे, यहाँ पर से हिलेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी गुस्सा करें। और उस्ताद से डायरेक्ट कहते थे कि अगर जाएंगे तो सीख कर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर वापस हम चले भी आएंगे, जब तक आप धक्के देकर निकालेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर धक्के देकर निकाल भी दिए और अगर चलेंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसी हुई, दिन गुजरता गया, फिर एक दिन उन्होंने हार मान ली और दोनों के आगे झुकना पड़ा नज़ीर अहमद साहब को, फरतुल्लाह साहब के आगे, और कहा कि भाई तुम तो उस्ताद, हम तुम्हारे क्या उस्ताद हो, तुम हमारे उस्ताद हो गए। हमने कभी ऐसा शागिर्द नहीं देखा था कि भाई इतना शौक़ और इतना जज्बा था तुम्हें सीखने का कि हमने तुम्हें बहुत डांटा, बहुत मतलब कि सुनाई, लेकिन तुमने बुरा नहीं माना, और तुम्हारे अंदर ये जो जज्बा है, शौक़ है सीखने का इतना ज़्यादा था कि हम मतलब कि झुक गए, हम जो है तुम हमारे उस्ताद हो गए। तुम्हारा जज्बा देखकर हम तुम्हें सलाम करते, हम तुम्हें कहते कि भाई ऐसा शागिर्द सबको मिले। अब ये बातें हो गई मुकम्मल आपकी, ये नज़ीर अहमद साहब की कहानी मैंने कर दिया। फरतुल्लाह बेग साहब थे, नज़ीर अहमद साहब थे, इसमें जो करैक्टर है, किरदार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद, मियाँ दानी, मिस्टर रज़ा क्लासमेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिर्ज़ा फरतुल्लाह एराब की गलतियाँ करते थे, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, सरफन अब कमज़ोर, मियाँ दानी नज़म को नसर बना देते थे, ठीक है, क्या करते थे मियाँ दानी, नज़म को नसर बना देते थे। फरतुल्लाह बेग साहब एराब की गलतियाँ करते थे और सरफन भी क्या थी, उनकी कमज़ोर थी, ठीक है। अब ये बातें हो गई, ये तीनों पढ़ने जाया करते थे नज़ीर अहमद साहब के यहाँ। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर के खाका क्या है। ये उर्दू का सबसे पहला खाका। खाका किससे कहते हैं? खाका जैसे कि हुआ ना कि आपके कोई उस्ताद है या कोई आपकी जानने ही वाले हैं और वो एक मशहूर शख्सियत है, ठीक है, आप उनके पास रह रहे हो, पढ़ रहे हो या उनके दोस्त हो या कोई भी हो, लेकिन उनको बड़े करीब से आपने जाना है और उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को बड़े करीब से देखा और इतना ज़्यादा आप उनसे मुतासिर हुए कि आपके जहन में एक पिक्चराइज हो गई जो उनकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का एक हिस्सा, उनका एक अंदाज़, एक रख रखाव,
उनका अंदाज़ो अतवार, उनका चेहरा, उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके ज़हन में बना हुआ स्केच, और आपको बड़े अच्छे लगते हैं, और आपने क्या किया, उसको जो लिख दिया किसी कागज़ पर, उनकी शख्सियत के एक पहलू को पूरा उजागर कर करके, यही होता है खाका। खाका होता है जब हमारे ज़हन में कोई चीज़ रहती है ना किसी के बारे में, कि वो इंसान कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा पढ़ाता है, कितना अच्छा बोलता है, उसका अंदाज़ क्या है, उसका रख-रखाव क्या है, उसका पहनावा, ओढ़ावा, एवरीथिंग। तो उसके लिए जो ज़हन में एक पिक्चराइज़ जो बन जाती है ना, एक नक्शा, खाका का मतलब ये होता है नक्शा, स्ट्रक्चर, एक स्केच, तो वो खाका रहता है। अब उसको जो लिख डालते हैं आप उजागर कर के उस पूरे चीज़ को, तो वही निगारी कहलाती है। निगार होता है के मानी होता है लिखना, खाका निगारी कहते हैं, ठीक है। तो खाका निगारी किसे कहते हैं, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, कि किसी भी इंसान के शख्सियत के, किसी भी शख्स के, किसी भी इंसान की शख्सियत होता है ना, इंसान की पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी में से कोई एक हिस्सा उठा ले, एक ऐसा दिलचस्प हिस्सा जो बहुत अच्छा हो, और वो चीज़ें जो है आपने क्या किया, उसके हिस्से को आपने, उस दिलचस्प वाक़ये को, उनकी पर्सनालिटी के एक पहलू को उजागर कर के जो लिख डाला है, टुकड़े टुकड़े में बांट के, ऐसे कि पढ़ने वाले को, वो जिस इंसान के बारे में आपने लिखा है, पढ़ने वाले को पूरा एकदम लगे कि वो इंसान सामने खड़ा है, उसका पूरा अंदाज, पूरे अंदाज़ों को आपने एकदम पे दर पे एकदम टुकड़े टुकड़े में बांट कर लिख दिया है, कि पढ़ने वालों को लगे कि वो इंसान सामने खड़ा है, उसका पूरा अंदाज, पूरा सब कुछ। तो यही खाका निगारी कहलाती है, यानी वो इंसान को लगे कि उसका हर एक अंदाज, एक उसका पहनावा, ओढ़ावा, उसकी हंसी, सब कुछ उसके सामने जो पढ़ते पढ़ते पिक्चराइज होने लगे, यही खाका निगारी कहलाती है। खाका आमतौर पर मशहूर व मारूफ इंसान के लिए ही लिखा जाता है, लेकिन आप अगर चाहें तो कोई अच्छा इंसान जो आप उससे बहुत पसंद करते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके मास्टर साहब हों, आपके टीचर हो, आपके भाई हों, आपके दोस्त हों, लेकिन वो बड़े अच्छे इंसान हो, और उनके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, लेकिन आमतौर पर खाका मशहूर और मारूफ इंसान के लिए लिखा जाता है। जैसे नज़ीर अहमद साहब ने अपने उस्ताद से इतना ज़्यादा मुतासिर हुए, वो इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि वो उन्होंने उनकी शख्सियत पर एक खाका लिख डाला, जो उर्दू का सबसे मशहूर मारूफ और बेमिसाल खाका बन गया। जी हाँ, तो वैसे खाके जो है, खाके में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की पर्सनालिटी पे आप लिख रहे हैं तो उसकी एक एक पर्सनालिटी के एक एक हिस्से को, यानी कि हर एक पहलुओं को आप उजागर करके लिख डालें। जैसे वो टीचर हैं तो उनका डिपार्टमेंट आपने अलग लिख दिया, अब वो कोई और जगह काम कर रहे हैं तो उनका डिपार्टमेंट में अलग लिख दिया, उनकी ज़िंदगी में कितने सारे वाक़े हुए हैं वो सब लिख दिया। नहीं, खाका का मतलब होता है थोड़ी सी बातों को भी आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हैं ना, थोड़ी सी बातों को, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत में से, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी पर कोई एक छोटी सी बात भी, लेकिन उसको एकदम अच्छी तरह से लिख रहे हैं कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए, यही खाका निगारी कहलाता है। किसी इंसान की शख्सियत के किसी एक पहलुओं को लेकर के आपने टुकड़े टुकड़े में एकदम अच्छी तरह से पूरे उनके अंदाज़ो अतवार को पूरा तफसील से लिख दिया है, ताकि पढ़ने वाले को एकदम मज़ा आ जाए, यही खाका निगारी कहलाती है। ठीक है, हो गई बात समझ में कि ये खाका किसे कहते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर हम, कि ये खाका निगारी के, ठीक है।